तो उत्तर भारत का एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में थी कौन वंश? चौहान वंश, या इसको कहीं कहीं चाहमान वंश भी मिलेगा, चौहान वंश या चाहमान वंश। और मेरे मित्रों, मोहम्मद गोरी का मुकाबला अब किससे होने वाला है? तो गोरी का मुकाबला होने वाला है चौहान वंश से। और इस समय जो उत्तर भारत में चौहान वंश का जो शासक था, उस शासक का नाम मिलता है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे आप लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इस पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कहा जाए तो मेरे मित्र, इसकी वीरगाथाएं बहुत बड़ा है। इसकी वीरगाथा इतनी ज़्यादा भयंकर और बेहतर मानी जाती है कि इसकी प्रतिभा इतनी उच्च कोटि की थी कि इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह राजा दशरथ के बाद दूसरा ऐसा व्यक्ति था जो शब्द वेधी बाण चलाता था। इतनी कुशलता थी। एक योग्य कुशल सेनापति हुआ करता था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान या इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राय पिथौरा भी कहा जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और ये क्या चलाने में निपुण था? शब्द वेधी बाण चलाने में निपुण था। यानी ये निपुण था किन दो कलाओं में? तो ये निपुण था एक तो भाला चलाने में, और दूसरा क्या था? शब्द वेदी बाण। शब्द वेदी बाण, यानी जहां से आवाज आएगी ये बाण जाके वहीं लगेगा। आपको ये दृष्टांत याद होगा, राजा दशरथ ने बाण चलाया, श्रवण कुमार को लग गया। बिल्कुल वैसे चलाता था ये। इसका मुकाबला होने वाला है किससे? मोहम्मद गोरी से। और इसका एक दरबारी कवि था। इसका जो दरबारी कवि हुआ करता था और इसका मित्र भी था, दरबारी कवि और मित्र, जिसका नाम है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक किताब लिखा था। इसके ग्रंथ का नाम था, आप सभी को याद होगा, पृथ्वीराज रासो। इस तरह से बताया जाता है। इस आख्यान को मैं आगे बताता हूं कि हुआ क्या कि मोहम्मद गोरी ने अब रुख किया इस तरफ से, और ये तरफ रुख करने के लिए उसने क्या किया कि आकर के उत्तर भारत में प्रविष्ट हो गया और तराइन का पहला युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध जो मेरे मित्र हुआ वो कब? 1191 में। तराइन कहाँ है? हरियाणा में। जितने बड़े युद्ध हुए सब के सब कहाँ? हरियाणा में, मैदानी क्षेत्र में। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। आज तो हर घर में महाभारत चल रहा है। बिल्कुल हाँ, कोई घर शायद इस समय बचा हो तो बड़ी स्वाभाविक और बड़े संयोग की बात माना जाए कि वो घर ने अपने पूर्व जन्मों में कोई अच्छा कार्य किया होगा। नहीं, हर घर में महाभारत चल रहा है भाई। ये द्वंद्व हर घर में, परिवार की लड़ाई है महाभारत। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहाँ लड़ा गया? इसका युद्ध भी कहाँ लड़ा गया? किस सम्रांग क्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में, जो कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत के युद्ध भी कहाँ हुए? हरियाणा में। तराइन भी कहाँ लड़ा गया? हरियाणा में। पहला युद्ध जो हुआ तराइन का, एक तरफ सुसज्जित सेना है किसकी? मोहम्मद गोरी की। और दूसरी तरफ किसकी सेना है? दूसरी तरफ है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान की। इस युद्ध में फिर पराजय किसको मिली? मोहम्मद गोरी क्या हुआ? पराजित हुआ। और इस युद्ध में मेरे मित्रों विजयी कौन हुआ? पृथ्वीराज तृतीय विजयी हो गया। यही चंद्रबरदाई यहां आख्यान देता है। चंद्रबरदाई ने कहा यह तराइन का जो पहला युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुआ, यह इसकी पहली विजय नहीं है। चंद्रबरदाई कहता है मेरा मालिक जो था इसके पहले 16 बार पराजित कर चुका है, यह 17वीं बार पराजित किया। किसको? मोहम्मद गोरी को। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? धराभूम से एकदम धूल चटा के यहां से और पराजित करके माफ कर दिया। कहते हैं दुश्मनों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा इतिहास कहता है। और अगर दुश्मनों को क्षमा किए तो बाद में बच नहीं सकते आप। दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। या तो उनसे लगो मत, और लगो तो उनको छोड़ो ना। देखो गांव में लोग कहावत में कहते हैं कि जो सांप मारो तो एकदम मूड़ी का करो, दरकच दियो, कुचल दियो। क्यों? क्योंकि कहते हैं फोटो खींच लेगा। और अगर उसने फोटो खींच लिया तो फिर वो कभी न कभी बदला लेगा। फिल्म देखा होगा जानी दुश्मन, वो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। इसलिए दुश्मन को कभी क्षमा मत कीजिए। दुश्मन क्षम्य नहीं होता है। अगर दुश्मन से लगिए मत, लगिए तो बिल्कुल क्या कर दीजिए? नस्ता नाबूद कर दीजिए। आज ये गलती थी।
चंद्रबरदाई ने कहा 17वीं बार मेरा मालिक पराजित किया और उदारता के भाव में आकर के इसे क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। अब कहानी थोड़ा सा यहाँ से रुक ली, अंजाम बदलने वाला है, स्थितियाँ बदलने वाली है। जिस समय उत्तर भारत में हम लोग कहें जोधपुर, जयपुर, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र पर शासन कर रहा था चौहान वंश, इसी समय उत्तर भारत में ही बात करें मेरे मित्र तो यहाँ पर थोड़ा सा संदर्भित मैं आपको करूँ, कन्नौज के क्षेत्र में। कहाँ पर? यूपी के कन्नौज में। कन्नौज में इस समय एक वंश था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। क्या नाम था? गढ़वाल वंश। और मेरे मित्रों इस समय गढ़वाल वंश का जो राजा था उसका नाम था राजा जयचंद्र। राजा जयचंद्र, राजा जयचंद्र के बारे में कहा जाता है, राजा जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। संयोगिता ने पृथ्वीराज तृतीय के खूबसूरती और इसके कुशल सैनिक नेतृत्व की वीरगाथाओं को सुन रखा था और कहते हैं कि कुछ इतिहासकार लिखते हैं संयोगिता ने पृथ्वीराज को कभी देखा नहीं था और उसको मोहब्बत हो गया, उसने दिल दे दिया और उसने प्रण कर लिया, भोलेनाथ से प्रण किया कि प्रभु मुझे अगर पति के रूप में कोई मिले तो मैं पति के रूप में सहर्ष स्वीकार किसे करूँगे? पृथ्वीराज तृतीय को। ये मोहब्बत का खेल इधर अंजाम सफर शुरू हुआ और इसने शिव व्रत उठाया, 16 सोमवार का व्रत रखा। ये खबर जब लगी जयचंद को, जयचंद द्वेष रखता था किससे? पृथ्वीराज की बहादुरी से इसे क्लेश था, द्वेष था, जलन रखता था। और जब इसने सुना कि बिटिया को मोहब्बत हो गया है, वो भी किससे? जिससे मैं द्वेष रखता हूं, द्वंद्व है जिससे मेरा, इसने बिना विलंब किए क्या किया? तुरंत स्वयंवर का आयोजन करने का अनाउंस कर दिया और सभी भूपति, सभी राजाओं को पत्र मिला कि सभी लोग सज धज करके मेकअप वोकअप करके आइए, जिसको मेरी बिटिया चाहे उसको वर के रूप में चुन सकती है। पर यह कार्ड किसको नहीं गया? पृथ्वीराज तृतीय को कार्ड नहीं भेजा गया। ये सारी खबरें देख रहा है, सुन रहा है कौन? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को भी वैसा ज्ञान था जैसे किसको ज्ञान है? बाबा बागेश्वर को। जैसे बाबा बागेश्वर के यहाँ जाओ तो काला चिट्ठा पूरा खुल जाता है, इसलिए अगर जिंदगी में कुछ उल फजूल किए हो तो जाना मत, नहीं बाबा पूरा बता देता है। ऐसे दूरस्थ ज्ञान किसको था? चंद्रबरदाई को। चंद्रबरदाई ने कहा वो घड़ी आ चुकी हो, पल आ चुका है, आज 16वां सोमवार का व्रत भी पूरा हुआ है, ईश्वर का संयोग है और नियत भी कहते हैं। चंद्रबरदाई कहा नियत भी यह मान रही है, स्थितियां भी अनुकूल हैं और चाहती यही है कि पृथ्वीराज तृतीय की हो जाए कौन? संयोगिता। पृथ्वीराज को यह घटना बताया चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज ने अपने घोड़े को सजाया और साथ में लेकर के पहुंचा और अचानक दरबार में एंट्री किया। स्वयंवर चल रहा था, वो मध्यम मध्यम गति से एक भूपति के आगे जा रही थी। जैसे जैसे राजाओं के आगे से बढ़ती सभी अपना घेंचा बढ़ाते, पर किसी के गले में जयमाल डाल नहीं रही थी। उसे अभी भी प्रतीक्षा थी कि उसका प्रीतम आएगा जरूर। उसकी मोहब्बत पर विश्वास था, उसे ईश्वर पे भी विश्वास था। और जब वो सुदूर उसको सुनाई दिया घोड़ों के टापुओं की आवाज टप टप करते हुए, उसे लग गया कि कोई वीर योद्धा आ रहा है। और उसने क्या किया? दरबार में जो पहले सामने खड़े हुए अंगरक्षक थे सबको रौंदता हुआ एंट्री किया घोड़ा अंदर और हाथ बढ़ाया पृथ्वीराज ने, संयोगिता ने भी हाथ बढ़ाया और झटपट उठा करके बैठाया घोड़े पे और घोड़े को घुमा करके दरबार से लेके चला गया। जयचंद देखता रहा। जयचंद क्रोधित हुआ कि मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज से भूखे रहेंगे जब तक हम मार नहीं देंगे, इसको भोजन नहीं करेंगे। पत्नी ने कहा ठहरुक रहो, 3-5 न करो, क्योंकि जयचंद की पत्नी या संयोगिता की माता चाहती थी विवाह हो जाए, पर जयचंद इस विवाह को नहीं चाहता था। इस तरह से क्या हुआ? जयचंद यानी पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया? अपहरण विवाह किया। किससे? संयोगिता से। कौन सा विवाह किया? अपहरण विवाह। अपहरण करके इसका विवाह कर लिया। क्षत्रियों में विवाह बहुत पहले से प्रचलित था, क्षत्रिय पहले इस विवाह को करते थे। अब यह विवाह बहरहाल नहीं रहा। आज स्वयंवर विवाह हो जाए तो पहले के भूपति तलवार धनुष बाण लेकर बैठते थे, आज के लोग AK-47 तोप बम बंदूक लेके हाइड्रोजन बम लेकर बैठ जाएंगे, कहेंगे हमारे गटे में डालो नहीं तो छोड़ देंगे बम, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। तो स्थिति आज की बदल चुकी है, इसलिए अब ये विवाह नहीं होता है। वेद में हमारे 8 विवाह के बारे में चर्चा किया गया है, जिसका 4 विवाहों का उल्लेख वैदिक सम्मत है, 4 वैदिक सम्मत नहीं है। जैसे देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, इस 4 विवाहों को वैदिक सम्मति देता है, पर 4 विवाहों को वैदिक सम्मित नहीं देता। जैसे गंधर्व विवाह, जिसे स्वयंवर विवाह भी कहते हैं, राक्षस विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, इस विवाहों को हमारा वेद सम्मत नहीं देता है। और इस तरह से क्या हुआ? दुश्मनी हो गई किसमें? पृथ्वीराज और जयचंद में। पृथ्वीराज और जयचंद में दुश्मनी हो गई।
और इसका फायदा कौन उठाया? मोहम्मद गोरी ने। और मित्र आगे की दास्तान बताएं। अब फिर एक बार मोहम्मद गोरी मुलाकात किया किससे? जयचंद से। कहा कि मुझे कुछ कुशलता बताइए ताकि मैं पृथ्वीराज को पराजित कर सकूं। जयचंद ने कहा कि देखो सामने से पराजित नहीं कर पाओगे। पृथ्वीराज ने कहा चाचा एक न बताओ, एकरे पहले हम 17 बार झेल चुके हैं, सामने से तो हम भी जान रहे नहीं पराजित कर सकते हैं, कुछ और कहानियां बताइए आप। तो जयचंद ने क्या किया? कुछ जासूसी किया। इसलिए मध्यकाल का पहला गद्दार किसे कहते हैं? राजा जयचंद को। इतिहास में इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का पहला गद्दार कौन है? कमेंट करके बताइएगा कि प्राचीन इतिहास में पहले सबसे पहले गद्दारी किसने की थी। पर मध्यकाल में गद्दारी सबसे पहले किसने की? राजा जयचंद ने। और दूसरा गद्दार हमें मिलेगा मानसिंह, राजा मानसिंह। पहला गद्दार कौन है? जयसिंह। दूसरा मैदान अभी भी मैदान से हटा नहीं, अभी भी प्रतिशोध है किसके अंदर? मोहम्मद गोरी के अंदर। और मोहम्मद गोरी ने अपने प्रतिरोध को यानी अपनी प्रतिशोध को मिटाने के लिए दूसरा अभियान किया। और मित्र इस बार परिणाम बदल गए। अब की बार में क्या हुआ? परिणाम बदल गए और अब की हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। और इस युद्ध में परिणाम बदल गए। एक तरफ कौन है? मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। इस युद्ध में पराजित कौन हुआ? पराजित हो गया पृथ्वीराज तृतीय। विजयी कौन हो गया? मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में सहायता किसने किसने दी थी? तो सेनापति के रूप में शामिल हुआ था खारबक, खरमेल, इलाह और मुकलबा। इसके अलावा इसके 3 गुलाम भी इसमें शामिल हुए थे, एल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति के रूप में शामिल कौन हुआ था? तो इसके सेनापति के रूप में शामिल हुआ खांडे राव, गोविंद राव और बदमसा रावल। मेरे मित्रों इस युद्ध में मारा गया कौन? गोविंद राव। यह सवाल भी पूछा गया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो उसका नाम है गोविंद राय, मारा गया इस युद्ध में। और इस युद्ध की परिणतियां क्या हुई कि मोहम्मद गोरी विजयी हो गया, पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया कहां? गजनी में। और गजनी में जश्न आयोजित किया गया। यहां थोड़ा दृष्टांत है, सुनना ध्यान से। चंद्रबरदाई कहता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने के बाद बंदी बना के ले गया गजनी के मैदान में और जश्न आयोजित हुआ। और वहां तमाम कलाएं दिखा जा रही, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, तमाम कलाओं का प्रदर्शन चल रहा है। इतने में चंद्रबरदाई ने भी गुजारिश किया मोहम्मद गोरी से कि श्रीमान मेरे मालिक भी बहुत बड़े कलाबाज हैं, आप कहिए तो एक प्रदर्शन करें वो भी। और वो ऐसे कला में निपुण हैं कि यहाँ की जनता को देखकर वो कला बड़ा अच्छा लगेगा और जनता बड़ी प्रफुल्लित हो जाएगी। पहली बार कहने पे मना कर देता है, दूसरी बार फिर रिक्वेस्ट करता है चंद्रबरदाई, तो अब की कहते हैं मोहम्मद गोरी मान गया। चंद्रबरदाई दृष्टांत कहता है कि मेरे मालिक शब्दवेधी बाण चला लेते हैं। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के आदेश पर पृथ्वीराज के हाथों में धनुष और बाण दिया गया। कहते हैं मोहम्मद गोरी ले जाने से पहले इसकी दोनों आंखें निकलवा दिया था और दोनों अपोजिट थे। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की तरफ पीठ करके खड़ा था और जब उसके हाथ में धनुष और बाण दिए गए तो चंद्रबरदाई ने एक वाक्य पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी 4 बांस 24 गज की दूरी है, 8 अंगुलियां और अंगूठे तुम्हारे प्रमाण है, इसके बाद चूकना मत सुल्तान, जैसे आवाज मिले काम तमाम कर दो। कहते हैं जैसे इस वाक्य को पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, तैसे ही जैसे मोहम्मद गोरी ने कहा आदेश से चलाया जाए, पृथ्वीराज ने उधर ही बाण चला दिया जिधर से आवाज आई थी और बाण जाके लगा किसको? मोहम्मद गोरी को, मर गया। ये कहानी कौन बताता है? ये कहानी बिल्कुल झूठी मानी गई और झूठी है भी। किसने बताया? चंद्रबरदाई ने, पर यह मान्य नहीं है। इस तरह से मोहम्मद गोरी ने क्या किया? भारत के बड़े आक्रांता को, उत्तर भारत के प्रभुत्व को, उत्तर भारत का प्रभुत्व जो संभाल रहा था उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और जब पराजित करने के बाद कहते हैं कि क्या हुआ कि 1192 ईस्वी में दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया। 1192 में दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार कर लिया तुर्कों ने। और इसी परिणतियों में अगला क्रम क्या हुआ कि 1193 ईस्वी में दिल्ली तुर्क सत्ता का केंद्र बन गई। दिल्ली तुर्क सत्ता का केंद्र बनी, तुर्क सत्ता का केंद्र बन गई।
यानी भारत में तुर्क सत्ता स्थापित करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है? मोहम्मद गोरी। और भारत में उसने क्या किया? तुर्क सत्ता की स्थापना कर दिया। इसी सफर में मेरे मित्र हम बात करें अगर, तो क्रम में